Hello, this is Ishita Gupta, this side. I have secured AIR 154 in the UPSC CSE 2023 examination, and right now I am here to share my journey with all of you. So, this was my second attempt, and in my first attempt, I cleared my prelims, but in mains I failed by 23 marks and thus could not continue to the interview stage. However, in this one, I went through all of the three stages, and the most important one that I felt that helped me boost my score and get this rank was the interview phase. So I'll talk about the interview phase a little later. Let's start with the prelims and how I devised my strategy and how I went through it. So we'll first start with prelims. So starting with the prelims phase, first of all, when I started my preparation back in 2020, I did not have separate sessions for mains and prelims. Rather, I focused firstly on completing my syllabus that consisted of all the subjects economy, polity, history. So, my notes for prelims and mains were not separate, they were they were integrated notes. I used those notes to improve my concepts, build my core knowledge, and then when I was completed with my syllabus, then I moved on to the questions of prelims and mains. So the myth that the aspirants have कि you have to have different sessions for mains and prelims, I did not do that. My core for both the phases of the exam were the same. So when 3 months or 4 months were left for the prelims, I shifted my entire focus on the prelims, and I left all the mains answer writing and all the ethics and optionals, other mains oriented subjects, and shifted fully to prelims. So 3-4 strategies that I followed during prelims, due to which I could clear it both the times in my first as well as second attempts. सो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी, फर्स्ट वॉज मॉक क्वेश्चन पेपर्स एज वेल एज PYQs. सो आई हैड अ मिक्स ऑफ बोथ, बिकॉज जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब आप सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे PYQs आप ऑलरेडी कवर करते हैं. सो वाइल यू आर सॉल्विंग द टेस्ट सीरीज़ या वाइल यू आर सॉल्विंग इन अ सिमुलेटेड मैनर, यू फील कि मैं PYQs दोबारा क्यों करूँ. तो वॉट आई डिड इज़ कि मैंने PYQs को लगाया. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मैं बैठी हूँ 2 घंटे के लिए कि आज मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, सो आई यूज टू टेक अ क्वेश्चन पेपर लेट्स से ऑफ 2017 UPSC क्वेश्चन पेपर. आई यूज टू टेक इट, एंड उस UPSC क्वेश्चन पेपर को मैं 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करती थी. एंड सिंस उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो मैंने पहले पढ़ रखे हैं, जो मुझे पहले से पता है, सो मैं जितने भी अपने मार्क्स बनते थे उसमें से 20 मार्क्स माइनस कर देती थी, जिससे मुझे रियलिस्टिक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी कि मैं अगर एक रियल एग्जामिनेशन में बैठूँगी तो कैसे उस चीज़ को मैं डील कर पाऊँगी. ओके, सो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि UPSC रियल एग्जामिनेशन में किस माइंडसेट से क्वेश्चन पूछती है. तो इस स्ट्रैटेजी से पहली बात मैंने 2013 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किया. फिर एस्पिरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या PYQs के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं. सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं. कभी फंडामेंटल राइट्स पे कोई क्वेश्चन आ गया, या कभी सुप्रीम कोर्ट पे कोई क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, वो रिपीट होते हैं कभी कभी. पर क्वेश्चन से ज़्यादा थीम्स रिपीट होते हैं. फॉर एग्जांपल कि कॉइनेज पे कोई क्वेश्चन आया है या लिटरेचर पे कोई क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल कभी संस्कृत लिटरेचर पे आया तो कभी संगम लिटरेचर पे आ गया. तो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग द थीम. सो व्हेन यू सॉ कि पारसी लिटरेचर संगम लिटरेचर पे आ गया है, तो आप देखो कि और कौन कौन से लिटरेचर्स थे हमारे पास. पाली लिटरेचर, प्राकृत लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर. तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो थीम वाइज आ रही हैं, और उस थीम्स को पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है.
ठीक है, तो ये तो मैंने शेयर किया कि मैंने PYQs को अपने कैसे यूज़ किया. सेकेंडली, वाइल टॉकिंग अबाउट मॉक्स, पीपल आस्क मी कि आप कितने मॉक्स लगाते थे. तो उसका मेरा जो पर्सनल स्ट्रैटेजी थी मॉक्स को लेकर, वो ये थी कि मैं उतने मॉक्स लगा लूँ ताकि अगर मैं एक कम्प्लीटली नया क्वेश्चन पेपर देखूं और अगर उसमें मुझे एक साथ 6-7 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मैं उस चीज़ को देख के घबराऊँ नहीं. अगर मैं कंफर्टेबल हूँ कि 6-7 क्वेश्चंस नहीं आ रहे फिर भी आई एम नॉट लूजिंग माई काम, आई एम नॉट लूजिंग माई कॉन्फिडेंस, एंड मैं 7th क्वेश्चन को उतने ही कॉन्फिडेंस से अप्रोच कर पा रही हूँ जितने कॉन्फिडेंस से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था. तो आई थिंक आप उतने मार्क्स लगाइए एंड धीरे धीरे जैसे आप जितने मार्क्स लगाते जाएंगे आपका डर निकलता जाएगा. तो रादर दैन मॉक्स को आप ये देखें कि जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मॉक्स चलाते हैं, फिर उसमें ऑल इंडिया रैंक बनती है आपकी, तो उस रैंक से उस मार्क्स से ऑब्सेस होने की बजाय आपको क्या करना है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है कि मॉक में कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को देखें, उस क्वेश्चन के नोट्स बनाएं कि अच्छा फॉर एग्जांपल अशोकन लिटरेचर पे कोई क्वेश्चन आ गया और आपको नहीं पता था वो, आप उसको उठाएं, उसको आप नोट्स में लिखें. तो ये आपका एक वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगा कि जो आपके नोट्स में नहीं था पर आपको नई नॉलेज मिली, आपने उसको उठा के रख लिया. टेस्ट सीरीज़ में मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. कुछ लोग जो 180 मार्क्स भी ले आते हैं मॉक्स में और प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. कुछ लोग जो शायद 70 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं मॉक्स में और अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं. तो ये सब आप इस बात की टेंशन ना लें मॉक्स में कितना स्कोर आ रहा है कितना नहीं. मॉक्स को आप डर भगाने के लिए यूज़ करें और सेकेंडली आप जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं मॉक क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ करें. ठीक है. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीलिम्स के टाइम में आती है वो है टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे के टाइम स्पैन में करने होते हैं तो समझ नहीं आता कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए. तो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में मेरी क्या स्ट्रैटेजीज थी, आई शेयर इट विद यू. सो while solving the questions I used to do it in 2 phases. सबसे पहले जो मैं शुरुआत की रीडिंग करती थी सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस करती थी जो मुझे 100% होता था कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे 110% आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ मैंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो एवरीबडी नोज कि अच्छा भाई इक्वालिटी वाला क्वेश्चन है तो इट इज़ अबाउट आर्टिकल 14. तो वो क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा और मैंने वहीं पे टिक कर लिया कि अच्छा ऑप्शन सी आर्टिकल 14 इज़ द राइट आंसर. जो क्वेश्चंस तो फर्स्ट रीडिंग में मैं 100% शॉर्ट वाले क्वेश्चन करती थी एंड जो क्वेश्चन मुझे पता है कि ये मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं आ सकता. फॉर एग्जाम्पल इस साल के क्वेश्चन पेपर में एक वैगल डांस वाला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ परफॉर्म्स वैगल डांस. मैंने वैगल डांस के बारे में ना कभी सुना था ना मैंने स्पीशीज़ के बारे में सुना था कि ये क्या करते हैं क्या नहीं. तो मैंने उसके ऊपर गोला मार दिया, उस क्वेश्चन के ऊपर ऐसे छोटा सा कट बना दिया कि कुछ भी हो जाए इस क्वेश्चन को मुझे अटैम्प्ट नहीं करना है बिकॉज इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है. सो फर्स्ट रीडिंग में मैंने 2 चीज़ें की. जो 100% आते थे उन क्वेश्चंस को मैंने अटैम्प्ट कर लिया और जो बिल्कुल नहीं आते थे उनको पहले ही मैंने क्रॉस करके रख लिया सो दैट जब लास्ट टाइम में मुझे लगे ना कि और अटैम्प्ट कर लूँ तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन सुसाइडल है मेरे लिए, ये क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट किया तो 75% चांस है कि नेगेटिव मार्किंग में ही जाएगा. सो आई सेव्ड माई नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से. फिर जब फर्स्ट रीडिंग में सोचती थी कि शुरुआत के 40 मिनट में मैं फ़र्स्ट रीडिंग कर लूँ तो शुरुआत के 40 मिनट में फ़र्स्ट रीडिंग करने के बाद अगले फिर 40 मिनट में मैं सेकेंड रीडिंग करती थी कि अब देखें जो क्वेश्चंस एक बार पढ़ लिए हैं वो दिमाग में आ गए हैं, अब दोबारा पढ़ के देखते हैं क्या पता 2 ऑप्शंस आ रहे हैं 2 ऑप्शंस नहीं आ रहे, क्या पता बैठ जाए, क्या पता लॉजिक लग जाए, क्या पता तुक्का लग जाए कुछ. तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ के आई ट्राइड टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बट ऑल्सो ट्राइड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे उनको अटैम्प्ट करने से मैंने बचाने की भी पूरी कोशिश की. ठीक है. तो प्रीलिम्स का ये जीएस का पोर्शन था. वाइल टॉकिंग अबाउट सीसैट, इस बार का सीसैट का पेपर बहुत टफ था 2023 का, एवरीबडी नोज दैट. बट मेरे इस बार 95 आए सीसैट में. सो आई थिंक आई कैन बी अ क्रेडिबल पर्सन टू शेयर माई स्ट्रैटेजी अबाउट सीसैट. सो सीसैट में एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि हर साल सीसैट जो होता है
उसका जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है वो काफ़ी टफ होता है, पैसेजेस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। बट इस साल व्हाट आई नोटिस्ड कि जो पैसेजेस थे वो बहुत छोटे थे, मतलब आधा पेज का ही पैसेज था या 1/4 पेज का पैसेज था। सेकेंडली जो क्वेश्चंस थे वो बहुत कम थे, क्वेश्चंस जो थे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि आपको बार बार डिवाइस नहीं करना पड़ रहा है, बार बार आपको दोबारा 4-5 बार जाके पढ़ना नहीं पड़ रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चंस थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि जहाँ मुझसे मैथ सॉल्व नहीं हो रही है वहाँ मैंने सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर दिए। 2022 वाले अटेम्प्ट में मैंने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं कर पाए थे बिकॉज कॉम्प्रिहेंशंस डिफ़िकल्ट थे। बट इस बार एक तरफ जहाँ यूपीएससी ने मैथ्स टफ रखी थी उन्होंने कॉम्प्रिहेंशंस को ईजी रखा था। तो सीसैट जैसे पेपर में आपको हॉल में जाके काफ़ी स्ट्रैटेजीज डिसाइड करनी पड़ जाती हैं कि कौन सा पोर्शन ईजी आया, कौन सा पोर्शन टफ आया। एंड सेकेंडली आप जब भी क्वेश्चंस को देखेंगे, जब भी आप मैथ्स वाले पोर्शन के लिए प्रैक्टिस करने जाएंगे, अब आप छोड़ नहीं सकते कि मैंने रीजनिंग कर लिया, मैं क्वांट्स छोड़ देता हूँ, या मेरा ये पोर्शन स्ट्रांग है तो मैं दूसरा पोर्शन छोड़ देता हूँ। आपको पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करना पड़ेगा रादर दैन कि आप एक पोर्शन को लेके चले और दूसरे पोर्शन को छोड़ दें। ठीक है, तो ये था मेरा सीसैट का वो। फिर एक क्वेश्चन बहुत जो आता है वो ये होता है कि आप स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, बिकॉज़ ये एक बहुत लंबी जर्नी है। मुझे खुद 4-4.5 साल लग गए इस पूरी जर्नी में, इस सफ़र में यहाँ तक आने में। तो जब कंसिस्टेंसी की बात आती है, कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं, मैं जो करती थी पर्सनली, मैं वीकली टारगेट्स रखती थी। वीकली टारगेट्स इन द सेंस कि मंडे को बैठ गई या संडे को बैठ गई और सोचा कि इस हफ्ते मुझे क्या क्या करना है। मुझे ये करना है, मुझे पॉलिटी के 3 चैप्टर ख़त्म करने हैं, इकोनॉमी का इतना चैप्टर ख़त्म करना है। जिससे होता क्या था कि मेरे को पता रहता था कि जो मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ, मेरी स्पीड कैसी है, मेरी पेस कैसी है। तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी कि अच्छा चलो इस हफ्ते मैंने अच्छा प्रोडक्टिविटी रही, इस हफ्ते कम प्रोडक्टिविटी रही। दूसरा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैं एक ऐप यूज़ करती थी जिसका नाम है फॉरेस्ट। आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा उस ऐप के बारे में। तो उसमें क्या होता था, जितनी देर आप पढ़ते थे आप अपना टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हर दिन एक वो रहता था कि अरे यार आज तो 10 ही घंटे हुए, आज 12 घंटे हो गए, आज 8 ही घंटे रह गए। तो जब आप अपना डेली टाइम को आप ट्रैक कर रहे हो तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू नो कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, किस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी कम रही, किस दिन ज़्यादा रही, और वो आपको मोटिवेट करता है अगले दिन ज़्यादा पढ़ने के लिए। सो इवन इफ़ आप रोज़ 5-5 मिनट भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको एक मोटिवेशन होता है कि अच्छा आज मैंने 12 घंटे 10 मिनट किए, कल 12 घंटे 15 मिनट कर लूँगी। तो दिस वाज माय सोर्स ऑफ डेली मोटिवेशन एंड यही मेरे को डेली कंसिस्टेंसी भी लेके आता था। फिर अगर मैं अपने डेली शेड्यूल के बारे में बात करूँ तो इवन एज़ माई पर्सनल शेड्यूल एज़ वेल एज़ अगर मैं बाकी लोगों को क्या सलाह दूँगी इस बारे में, तो ये है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने शेड्यूल बनाएं। आप दूसरे के, किसी टॉपर के या किसी और के, किसी सीनियर के आप शेड्यूल्स को फॉलो करेंगे तो वो आप 2 दिन फॉलो कर पाएंगे, 4 दिन फॉलो कर पाएंगे, बट आप हमेशा उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो आप अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं। तो मैं, क्योंकि रात में मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद था, रात में मेरी पढ़ाई अच्छी हो पाती थी, दिन में मैं सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं उठ के पढ़ पाती थी, तो मैं अपने दिन की शुरुआत 9 बजे से करती थी। 9 बजे मैं अपना सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ती थी, बिकॉज़ न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ होती है जो आप नई चीज़ों के बारे में जान रहे हो, देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। तो मैं शुरुआत दिन की 9 बजे के आसपास मेरा शुरू होता था और न्यूज़पेपर से शुरू होता था। फिर उसके बाद मैं 3-3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ाई करती थी, 3 घंटे का स्लॉट या 2 घंटे का स्लॉट, जो भी डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट है। तो शुरू में करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर्स यूज़ करती थी, और जो भी मेरे 2-3 महीने पुराने न्यूज़पेपर्स के नोट्स होते थे, 1 घंटा मैं उसको रिविज़न के लिए भी देती थी। सो मैं करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे रिवाइज़ करती थी। सो फर्स्ट स्लॉट मेरा न्यूज़पेपर का होता था, फिर एक स्लॉट मेरा ऑप्शनल्स का होता था, एक स्लॉट मेरा किसी जीएस सब्जेक्ट का होता था, और अगर टाइम बचता था तो दूसरा जीएस सब्जेक्ट भी मैं उठा लेती थी। तो ऐसे करते करते ऑन एन एवरेज मैं 12 घंटे कोशिश करती थी रोज़ मेरी 12 घंटे की पढ़ाई हो जाए। कभी 10 घंटे होती थी, कभी 14 घंटे होती थी, पर ऑन एन एवरेज आई ट्राइड टू पुट 12 आवर्स इनटू द स्टडी। तो 9 बजे से शुरू करते करते मेरा दिन रात के 12-1-1:30 बजे तक ख़त्म होता था। तो ओवरऑल मेरा यही शेड्यूल था, जिसमें बीच में मैं कभी कभी अपना वर्कआउट के लिए टाइम निकाल लेती थी, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती थी।
ओके, सो व्हेन टॉकिंग अबाउट कि मिस्टेक्स जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, इवन इन वन ऑफ द इंटरव्यूज़ आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि जितनी आप अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर पाएंगे, जितना जल्दी आप मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर पाएंगे, आप उतना कम अपने अटैम्प्ट्स करते जाएंगे, उतने कम अटैम्प्ट्स में आप क्लियर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को. सो व्हेन टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स जो हमें इस प्रिपरेशन में नहीं करनी है, फर्स्ट मिस्टेक आई वुड से इज़ कि आप मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो मत करिए. अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है और आपको एक सोर्स पता है कि आप हिस्ट्री के लिए कोई भी एक सोर्स है, आप एन पढ़ रहे हैं, आप किसी टीचर का कोर्स ले रहे हैं, और उस सोर्स को पढ़ने के बाद आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस PYQs जो हैं वो सॉल्व हो पा रहे हैं. 100% क्वेश्चंस किसी भी सोर्स से नहीं सॉल्व होंगे. आप एक सोर्स क्या 20 सोर्स लगा लीजिए, 100% क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे. सो आप ये देखिए कि अगर आपका एक सोर्स से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड. आप एक ही सोर्स पे स्टिक करिए, उस एक सोर्स को 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, जितनी बार भी, मतलब जितनी भी आपकी जर्नी है. लाइक मैंने 4.5 साल में शायद हर अपने एक सोर्स को, हर अपने एक सब्जेक्ट को 10 से 11 बार पढ़ लिया होगा. तो आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपको लिटरली रट जाए कि मैंने कौन सी चीज़, अगर मेरे को पढ़ना है मुग़ल पीरियड के बारे में या अकबर के समय के आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो मुझे अभी तक याद है कि वो मेरा कौन से पेज के कौन से साइड में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था. इतना अच्छे से आपको पढ़ना है उस चीज़ को. अपने नोट्स को आप वर्शिप करिए. नोट्स आपने एक बार बना लिए, आप उनको ही बार बार पढ़िए. आप मल्टीपल सोर्सेज जो टेलीग्राम पे 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग PDF आते हैं, उस चीज़ में मत बहिए, उस चीज़ में आप मत अपने आप को बहने दीजिए. सेकेंड जो मिस्टेक होती है बच्चे करते हैं, दे ओवर ऑब्सेस विद करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में आधा आधा दिन निकाल देते हैं, इस कोचिंग का PDF, उस यहाँ का PDF. तो वो चीज़ें मत करिए. आप करंट अफेयर्स का भी एक सोर्स डिसाइड करिए. तो जैसे मैं न्यूज़पेपर्स करती थी, तो कभी कभी होता है कि न्यूज़पेपर्स में कुछ चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए सप्लीमेंट करने के लिए मैं कभी मंथली मैगजीन्स उठा के देख लिया और उसमें सिर्फ इंडेक्स खोलती थी. इंडेक्स में जो टॉपिक दिख रहा है, जो मैंने नहीं पढ़ा है पिछले महीने में, और टॉपिक कोई नया दिखा, तो उस टॉपिक को खोल के बस पढ़ लिया. तो मंथली मैगजीन में भी पूरा एक एक पेज, एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते थे, रादर देन टॉपिक वाइज मैं उसको करती थी. सो करंट अफेयर्स का ये था कि ओवर ऑब्सेस नहीं करना है. आप दिन के घंटे निर्धारित करो, आप 2 घंटे करना है करंट अफेयर्स, 2 घंटे करिए, पर पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा समय अपना उस चीज़ के बारे में परेशान होने में मत लगाइए, क्योंकि वही करंट अफेयर्स भी आप 100% कहीं से भी नहीं कर पाएंगे. तो जब मैगजीन्स के बारे में बात होती है, कोई भी आप मंथली मैगजीन एक कोई ले लीजिए, मंथली मैगजीन्स ले लीजिए, या फिर मंथली मैगजीन्स नहीं कर पा रहे हैं तो PT 365 या जो भी ईयरली कंपाइलेशन होती है, कोई भी एक उठा लीजिए. सारी ही इक्वली गुड हैं, क्योंकि कोई भी मैगजीन 100% नहीं कवर कर रही है. तो आप कोई भी एक उठा लीजिए जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जो भी आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर. फिर काफ़ी बच्चे मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि UPSC की जो तैयारी है वो आपको दिल्ली जाके करनी चाहिए या ऑनलाइन भी हो सकती है. तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं नहीं गई थी दिल्ली प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 2020 में जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तब कोविड था, और उस कोविड की वजह से मुझे घर में रहना था. मन था मेरा दिल्ली जाने का, पर मैं जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड दैट्स वाई आई डिड माई प्रेपरेशन फ्रॉम home, from online only. So the setup that you're seeing behind me, that is the कर्म भूमि. यहीं से बैठ के मैंने पूरी अपनी 4 साल की पढ़ाई की है. तो नहीं, दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास बुक्स हैं, आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं. आप ठीक है, कोई कोचिंग्स हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कोर्सेज़ के लिए जाना है, पर ये एक धारणा बनाना कि आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है. ऑनलाइन यूट्यूब पे इवन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के भी बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, प्लस आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बुक्स भी हैं जो आप घर से बैठ के प्रॉपरली पढ़ाई कर सकते हैं. ओके, सो देन अनदर थिंग दैट पीपल डू आस्क मी अबाउट इज़ मेंस की प्रिपरेशन कैसे करते हैं. बिकॉज प्रीलिम्स के लिए तो आप 11 महीने पढ़ते हैं. जब से आप स्टार्ट करते हैं आपको लगता है प्रीलिम्स निकल जाए, प्रीलिम्स निकल जाए, और जब प्रीलिम्स निकल जाता है तब रियलाइज़ होता है ओके 3 ही महीने बचे हैं और अब मैं मेंस की प्रिपरेशन कैसे करूँ. ठीक है, तो लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट मेंस. सो जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ऑप्शनल्स होती है. मेरा ऑप्शनल्स इकोनॉमिक्स था. इकोनॉमिक्स मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी था, इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स को चूज़ किया.
तो थोड़ा-सा इस पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स या फिर जो भी ऑप्शनल्स है आपका, वो आप चूज़ कैसे करें ऑप्शनल्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है, आपकी फ़ैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट है कि नहीं। आप उसका एक बार सिलेबस खोल के देखें, आप उसका एक बार क्वेश्चन पेपर्स खोल के देखें, और अगर आपको लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है या इसके बारे में मैं पढ़ूँगी, पढ़ूँगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मन लगा के इसमें पढ़ पाऊँगा, तो आप उस ऑप्शनल को उठाएँ।